हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेबिलिटी और इसके अंदर तीन कंसेप्ट आते हैं हमारे, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक आयनिक और तीसरा हमारा डाइपोलर। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी को पढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी एक नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में टॉपिक छोड़ दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं पोलराइजेबिलिटी। सो पोलराइजेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टू एक्वायर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है एटम की और किसी भी मॉलिक्यूल की टू एक्वायर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को एक्वायर करता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। सो पोलराइजेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पी, वेयर पी इज इक्वल टू अल्फा ई। ठीक है, ई क्या हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अल्फा हमारा पोलराइजेबिलिटी है और पी क्या हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। सो द टोटल पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इज जनरली ड्यू टू, कैसे होती है, यहाँ बोल रहा है कि जो पोलराइजेबिलिटी होती है किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर कैसे हो सकती है, वो हो सकती है आयनिक, इलेक्ट्रॉनिक और डाइपोलर। ठीक है, ये तीन टाइप की पोलराइजेशन होती है। सो और जो हमारे फैक्टर होते हैं जो पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो होता है एक एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेयर पोलराइजेबिलिटी इज डिनोटेड बाई अल्फा, वेयर अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा डी इज आवर टोटल पोलराइजेबिलिटी. Okay, so here we discuss the electronic polarizability which is denoted by alpha E. So अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे अराइज होती है, कि इट अराइज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलेटिव टू द न्यूक्लियस व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। मीन्स कि ये बोल रहा है कि ये अराइज होता है, ठीक है, कैसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है कहाँ से, क्लाउड से। ठीक है, रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से जब हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा जब हम उसके ऊपर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी अकर होगी। सो इट अकर इन ऑल एटम और मोलिक्यूल। ठीक है, कंसीडर एटम ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब हम इसको ड्राइव करेंगे कि ये होता कैसे है। तो उसको ड्राइव करने से पहले आप देख लो कि जब हमारा एटम अनपोलराइज होता है तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, वो किस हिसाब से होते हैं। ठीक है, और जो हमारे चार्ज है वो कैसे इसके अंदर रिलाई करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सा एटम है, ठीक है, और उसमें चार्ज कुछ इस तरह, इस हिसाब से यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पास ही है, ठीक है, और दूसरे साइड में हमारा जो बिल्कुल एज पे चला गया है, ठीक है, ये एक पोलराइज एटम है। तो यही बोल रहा है ये कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्लाउड रिलेटिव टू द न्यूक्लियस, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ओके, तो इसको ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इसको लिखेंगे एफ ई इज इक्वल टू ई ई, क्यू ई भी लिख सकते हैं क्योंकि वी नो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, या इसको और इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एफ है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ई ई लिख दिया, एफ ई इज इक्वल टू ई ई। सो अब हमने लिखा रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द कूलम अट्रैक्शन। तो कूलम अट्रैक्शन के कारण जो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो एफ आर मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ई स्क्वेयर एक्स ओवर 4π E0 R3, वेयर एक्स इज द सेपरेशन बिटवीन सेंटर एट इक्विलिब्रियम। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ई मतलब जो हमारी एफ ई की वैल्यू थी
उस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्विवेलेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एफ ई की वैल्यू थी वो हमने यहाँ डाल दी और एफ आर की वैल्यू को हमने इस एक दूसरे को इक्विवेलेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ई से क्या ई मतलब एक हमारा जो चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास ई इज इक्वल टू एक्स, एक ई यहाँ बचा होगा और 4 पाई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x इज इक्वल टू 4 पाई E0 R3 ई ओवर ई। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो e है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो e को x के साथ मल्टीप्लाई में रखना, तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। सो P इज इक्वल टू ई एक्स विच इज़ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। सो P इज इक्वल टू ई। अब हम यहाँ पर x की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। सो यहाँ पर हमारा जो ई है वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, P इज इक्वल टू 4 पाई E0 R3 ओवर R3 मतलब R3 क्यूब E। सो यहाँ से हम जो हमें अल्फ़ा ई है, ठीक है, अल्फ़ा ई इज इक्वल टू 4 पाई E0 R3, यही हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी होती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लिखी हैं। सो पहली हमारी प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल, ये सभी मटेरियल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वेरी फास्ट प्रोसेस, इसमें जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, मतलब 10⁻15 सेकेंड। ठीक है, इतनी फास्ट प्रोसेस होती है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट है आयनिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो आयनिक पोलराइजेबिलिटी होती है वो अराइज होती है ड्यू टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन एन आयनिक क्रिस्टल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ये बोल रहा है कि जो आयनिक पोलराइजेशन होती है वो अराइज होती है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, इन एन आयनिक क्रिस्टल, पॉजिटिव और आयनिक जो हमारे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की इन एन आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो वहाँ से जो हमारी आयनिक पोलराइजेबिलिटी होगी जब हम उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है NaCl, KCl, CSCl। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए आयनिक के। उसके बाद इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होगा, पहले हम लिखेंगे सेम इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू ई, रिस्टोरिंग फोर्स FR इज इक्वल टू बीटा एक्स, वेयर बीटा इज अवर फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमने रिस्टोरिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्विवेलेंट या इक्विलिब्रियम में ले आए, तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी ई ओवर बी। ठीक है, तो जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी अब हम लिखेंगे कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। तो जो हमारा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है P इज इक्वल टू ई एक्स। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या था, ई हमारे पास पहले से था, तो ई का स्क्वायर हो जाएगा ई ओवर बीटा, और इसको हम लिख देंगे अल्फ़ा आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर बीटा विच इज़ आवर आयनिक पोलराइजेबिलिटी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। और उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो इन प्रॉपर्टीज़ को भी। अकर इन आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, ये जो आयनिक पोलराइजेबिलिटी होती है वो आयन्स में होती है, जो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें होती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है कि टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो आयनिक पोलराइजेबिलिटी भी हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये स्लोवर होता है। ठीक है, स्लोवर द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है उससे ये थोड़ा स्लो होता है, और इम्पोर्टेंट इन इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज, ये इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है इसमें वो है डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी, जिसे हम
अल्फ़ा डी से भी डिनोट करते हैं। सो जो हमारा डाइपोलर पोलराइजेशन होती है वो कैसे अराइज होती है? ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ परमानेंट डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे अराइज होगा? ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द परमानेंट डाइपोल। जो हमारे पास परमानेंट डाइपोल होगा, जो उसकी ओरिएंटेशन है, उस ओरिएंटेशन की वजह से हमारा है जो डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी है वो अराइज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तब जाके डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास H2 होता है, वो एक क्या है, उसके पास एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 एक पोलर मॉलिक्यूल है, वी ऑल नो। सो द डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइपोलर सब्सटेंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है एक डाइपोलर सब्सटेंस की। इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा? द डाइपोल हैव रैंडम ओरिएंटेशन एंड देयर इज़ अ नो नेट पोलराइजेशन। जो हमारे पास डाइपोल हैं उनकी ओरिएंटेशन होगी वो रैंडम होगी, वो एक सिमेट्री में नहीं होंगे। मान लो कि जैसे कि हमारी सिमेट्री है, ठीक है, एक लाइन है तो इसमें छोटे छोटे डॉट है, तो एक सिमेट्री हुई। तो अनसिमेट्री क्या हुई? रैंडमली वो रैंडम होंगे। तो अगर वो रैंडम होंगे तो रैंडम होने के कारण क्या होगा? वहाँ पर कोई भी पोलराइजेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द डाइपोल ओरिएंट देमसेल्फ इनटू और अलोंग द फील्ड एंड प्रोड्यूस ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो क्या हुआ? जो हमारे डाइपोल हैं वो ओरिएंट हो गए। ठीक है, उन्होंने आप खुद को ओरिएंट कर लिया एक मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अलोंग उन्होंने खुद को ओरिएंट कर लिया और प्रोड्यूस ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी, मतलब कि डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी उन्होंने प्रोड्यूस की। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये जो अकर होता है ओनली पोलर मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें ही अकर होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मीन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ भी हो सकता है। मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, वेरी करता है कि टेम्परेचर क्या होता है हमारा। जैसे कि हम टेम्परेचर को अगर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो जो हमारी पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्टिव ओनली एट लो फ्रिक्वेंसी। तो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट होता है ये। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, पीछे मैंने गलत बोल दिया था तो उसको करेक्ट करना है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो इन द एब्सेंस ऑफ ई। ठीक है, जो हमारा नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, तो अल्फा डी इज़ इक्वल टू म्यू स्क्वेयर 3 kT, ये इसका एक्सप्रेशन होगा। तो इस एक्सप्रेशन को भी हम ड्राइव करेंगे, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम उसको ड्राइव करते हैं। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा कि द डाइपोल मेक एन एंगल थीटा विद फील्ड। ठीक है, मान लो कि जो हमारा डाइपोल है वो एक एंगल थीटा बना रहा है फील्ड के साथ। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू ई कॉस थीटा। ठीक है, और जैसे कि मैंने एक डायग्राम भी बनाई है, इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा। कर लिया नोट। उसके बाद अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, थीटा की, वो 0 डिग्री पे होगी और मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू हमारी 180 डिग्री होगी। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी अकर एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो
अकॉर्डिंग टू द स्टैटिकल मैकेनिक्स एवरेज डाइपोल मोमेंट इन द फील्ड डायरेक्शन इज, ठीक है। तो जो हमारे पास एवरेज डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, P इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कॉस TH, ठीक है, कॉस है यहाँ पर, ठीक है, कॉस है यहाँ पर, ये मैंने गलत कर दिया होगा, तो कॉस TH x माइनस 1/x। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता है कि x इज इक्वल टू म्यू ई ओवर KT, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे आगे चल के। सो LX इज इक्वल टू कॉस THX 1/x, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंगजीवियन फंक्शन, ठीक है, एक लैंगजीवियन फंक्शन है। सो जो हमारा P है, P इज इक्वल टू म्यू LX, ठीक है। अब हम यहाँ पर LX की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे आगे चल के। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेशन, तो जो हमारी वीक फील्ड होगी वो होगी म्यू ई KT, ये x इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी रहनी चाहिए, एक मतलब 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। सो LX इज इक्वल टू π/3। सो इक्वेशन 4 बिकम, जो हमारे पास इक्वेशन 4 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, P इज इक्वल टू म्यू x/3, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू म्यू E/KT, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ म्यू स्क्वायर हो गया, x हमारे पास जो x की वैल्यू थी E यहाँ आ गया 3KT। उसके बाद इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से हटा देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा अल्फ़ा D इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर 3KT, ठीक है। जैसे कि यही एक्सप्रेशन आएगा। जो इसके एग्जांपल हैं वो एग्जांपल है जैसे H2O के लिए, ठीक है, वो एक मैंने बताया ना कि वो एक पोलर मोलिक्यूल है, जैसे HCl आ गया, NH3 आ गया, ये इसके एक कॉमन एग्जांपल हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं देख लूँगा।